बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नाविल है जो रुके तो कोहे गिरां थे हम। किस्त नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम खबरें आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। मैं तुम्हें कभी ढंग से समझ नहीं पाऊंगा, ये तय है। इब्राहिम ने एक खराब ट्रेडमिल की खराबी ढूंढने की खातिर बारीक बीनी से जायज़ा लेते हुए कहा। कोशिश भी मत करना, ख्वामखा उलझ जाओगे। साद ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कुर्सी पर टांगे फैलाकर नीम दराज हो गया। उल्टी सीधी हरकतें तुम करते हो और तुम्हारे बाबा जान इल्ज़ाम मुझ पर धरते हुए मुझे अपने नापसंदीदा तरीन अफराद की कैटेगरी की उन्होंने डिग्रियां बनाई हुई हैं, इसमें नीचे से नीचे तर की डिग्री में शिफ्ट करते जाते हैं। इब्राहिम ने प्लास्टिक चढ़े तार को दांत में फंसाकर इसका प्लास्टिक उतारते हुए कहा। आई एम रियली सॉरी, साहब ने आंखें मूंद कर जवाब दिया। अगर तुम्हें पता है कि दोस्त काम आते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि दोस्त ही काम आते हैं यार। किसी किस्म की ऑप्शन है तो तुम मुझसे चाहते हो? इब्राहिम झिझला कर बोला। आप अपनी नई फरमाइश पर गौर करो। कोई हरकत करने वाली है जो तुम करना चाहते हो? हरकत तो है, साद ने इसे चिढ़ाया। बगैर हरकत किए तो ये काम होना नहीं। फिर करने वाले का क्या सवाल? तुम्हारा एतराज़ रिजेक्ट हुआ। ऐसा करो, तुम किसी सूफी म्यूजिक बैंड को ज्वाइन कर लो। तुम्हारा बाबा तुम्हें मिरासनों और मिरासियों के किस्से सुनाते हैं। इसमें पता नहीं कौन सी लाशऊरी हिल्लत कार फरमा है। इब्राहिम ट्रेडमिल के नुक्स से मायूस होकर इसके करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। शक ना कर यार, मेरे बाबा जान की एक आला नस्ल ख़ानदान के वारिस हैं। उन्होंने जिसका ताल्लुक़ तिजारत और कारोबार से है। ये जो सिस्टम था, अव्वलिन तिजारत का सिस्टम, इसके बानी भी हमारे बाबा थे और हम तो बेख्तियार आ ही गए। फिर ये तुम्हारे वालिद साहब के ख़ानदान का तस्वुर होगा। इसने बामुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा। हाँ, शायद इस वजह से मुझे तवील कहावत सुननी पड़ी। मैंने तुम्हें बताई। तुम्हें पता है कि वो माजी की एक मशहूर मुगैयरा हैं, मुगैयना रह चुकी हैं, साद ने कहा। वैसे तुम्हारे बाबा को ज़ेब नहीं देता कि तुम्हारी वालिदा साहिबा की वजह से मिरासियों वाली कहानियाँ सुनाएं। अगर वो मिरासन थीं, मतलब अगर इन्हें फ़नी मौसीकी से लगाव था, तो इनका इंतखाब और शरीक हैत कि तुम्हारे वालिद साहब ने क्यों किया, और अगर किया ही था तो इस इंतखाब के नतीजे में तुम्हारे ज़हूर के कसूरवार फिर भी तुम ठहराए नहीं जा सकते। इब्राहिम ने जैसे फैसला सादी करते हुए कहा। वह इस इत्तफाक को कसूरवार नहीं ठहराते भाई जो इनके और अम्मा जान के मिलाप का बाइस बना। साद ने सीधे होकर बैठते हुए कहा। वह इन चीज़ को कसूरवार ठहराते हैं। वालिदा साहिबा की तरफ से मुझ तक बदरजा उतम मुंतकिल हुई, इसलिए मुझे मिरासी का किस्सा सुनाया गया। इसमें भी तुम्हारा कोई कसूर नहीं है यार, इब्राहिम ने इसे यकीन दिलाते हुए कहा। क्यों, तुम्हारे वालिद साहब के अपने जरसूमे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि तुम तक मुंतकिल होकर तुम्हें लूमड़ की तरह यार, खरगोश की तरह पस्त, चुस्त और उल्लू की तरह ज़हीन फतीन, बंदर सिफ्त ताजिर बनाते इसकी टोपियाँ भेजने को आता है? ये बात नहीं है, साद ने सर हिलाते हुए कहा। मुझ में दोनों के जरसूमे हैं, बड़े तवाज़न के साथ मुंतकिल हुए हैं। जिस हद तक मिरासी हूँ, इसी हद तक ज़हनी तौर पर बिजनेसमैन भी हूँ। वो मुस्कुराया। मेरी डिग्रियाँ देखो, शुरू से इकनॉमिक्स एंड डांस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट में मेरा दिल बहुत ज़्यादा लगता और दिमाग ज़्यादा चलता रहा है। फिर तुम्हारे बाबा जान को इतराज़ किस बात पर है? इब्राहिम ने ताज्जुब से पूछा। वो चाहते हैं कि मेरा सारा ध्यान जमा होकर सिर्फ कारोबार की तरफ लग जाए, और ये मैं नहीं कर सकता। साद ने अपनी पैंट पर से मिट्टी झाड़ते हुए कहा। मैं जितना टाइम इनके लिए मुनाफे बख्श और कामयाब बिजनेस माहिदों पर लगाता हूँ,
इतना ही वक्त अपने दूसरे मशागिल में मसरूफ़ रहना पसंद करता हूँ, बग़ैर किसी दखल अंदाजी या बहस मुबासे के। और ये ही एक बात है जो इनकी समझ में नहीं आ रही, फिर वो इसे तस्लीम करने से इनकारी हैं। खैर, जो भी है, मुझे तुम दोनों बाप बेटों की फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल समझ में नहीं आती। इब्राहिम ने हाथ उठाते हुए कहा, यार, तुम लोगों के पास इतना बेशुमार पैसा है, आराम करो, जो पुरतैश ज़िंदगी गुजारो, और वो है कि वो और बनाने के चक्कर में दिन रात का आराम हराम किए दे रहे हैं, और तुम हो कि अपने मशागिल में अपना आराम और सुकून बर्बाद किए हुए हो। एक बात तो बताओ, इब्राहिम ने साद की तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, पूछो। साद ने इब्राहिम की तरफ देखा। ये जो तुम लोगों के बैंक अकाउंट्स नोटों से भरे पड़े हैं, इनका तुम करते क्या हो? साद ने भरपूर कहकर लगाया और फिर मुस्कुराते हुए इब्राहिम की तरफ देखने लगा। इसको हम दोनों हाथों से इस्तेमाल करते हैं, वो अपने जहनी सुकून के लिए और मैं अपने दिली सुकून पर। ये और बात है कि हम दोनों के जहनी सुकून के पैमाने अलग अलग हैं। ओफो यार, मगर तुम अपनी जहनी सुकून के पैमाने भरने के चक्करों में मुझे भी घसीट लेते हो, और बाद में तुम्हारे वालिद साहब मेरी क्लास लेते हैं कि इनके फर्जंद अर्जुमंद को बिगाड़ने में सारा हाथ मेरा है। इब्राहिम ने झुंझला कर कहा। बात यह है जिगर, साद ने मुस्कुराकर उठते हुए कहा, ये सब ऐसे ही चलता रहा है। तू मेरा अजीज तरीन दोस्त है। कभी महीनों में एक आध बार अगर तेरी क्लास ले ही लेते हैं तो बस अच्छे बच्चों की तरह सुन लिया कर। क्या चाहता है यार? इसने हाथ बढ़ाकर इब्राहिम को उठाया और गेट की तरफ चल दिया। वो 15-20 मिनट में माही घर से सरदार चाचा के फार्म हाउस तक पहुंच गई थी, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर से काफ़ी से ज़्यादा बोर हो चुकी थी। सरदार चाचा किसी काम से गांव से बाहर गए हुए थे और इस वक्त यहाँ सिर्फ मुलाजमीन की हुकूमत थी। खारी से फार्म हाउस तक पहुँचाने के रास्ते में लगातार फार्म हाउस में तना रहेगा तना रहेगी, और वहाँ पर कभी कभी इंसान दोस्त भूत भी जाहिर हो जाते हैं। वो अंदर से डरी हुई थी और इसका दिल अब वापस अपने घर लौट जाने को बेचैन था, लेकिन जब तक सरदार चाचा नहीं आ जाते वो यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। बहुत देर तक वो तवील बरामदे में बिछी कुर्सियों में से एक पर बैठी सामने का मंजर देखती रही। ताहद नज़र सब्जा ही सब्जा था, और नीचे पेड़ और सब्ज दश्त, रंग बिरंगे फूल जिनमें बहुत सौ के नामों से भी वो वाकिफ नहीं थी। ये इमारत शहद रंग के पत्थरों से बनी थी। मेहराबी, छतरियाँ, पत्थर के खराश और लकड़ी के सतूनों पर खड़ा बरामदा इसे बेहद पसंद था, मगर इस वक्त शायद इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उधर फिरती जन्नत बीबी इसको तन्हा बैठे देखकर इधर आ गईं। वो अपने हाथों को सहला रही थी जिन पर गालिबन कोई तेल लगा हुआ था। क्या हुआ जन्नत बीबी? महानूर ने ध्यान बटाने को पूछा। कुछ नहीं हुआ जी, जन्नत ने हाथों से ध्यान हटाकर कहा। सब्जियां और फूल तोड़ने वाले हाथ हैं, ज़्यादा तकलीफ हो तो तेल मल लेते हैं। महानूर ने आगे बढ़कर जन्नत के हाथ पकड़ लिए। जन्नत बहुत चक्कर रह गई। ये मेहनत कश के हाथ हैं जन्नत बीबी, महानूर ने बेख्तियार कहा। ये हाथ खुरदरे और भद्दे हैं जी। जन्नत ने जैसे झींक कर अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। नहीं, ये बहुत खूबसूरत हाथ हैं, महानूर ने कहा। कोई दूसरा हाथ इनका मुकाबला नहीं कर सकते। जन्नत के लिए ये एक नई सूरत हाल थी। वो मालिकों का गुस्सा, डांट, नाराज़ी सुनने की आदत थी। इतनी नरम, इतनी अपनायत इसके लिए एक बिल्कुल नई बात थी। हाथ तो आप लोगों के खूबसूरत होते हैं जी, मालिकों के। जन्नत के मुंह से अल्फाज अटक अटक कर निकले। गेट पर गाड़ी का हॉर्न बजा। जन्नत यकदम अपने हाथ छुड़ाकर आलम घबराहट में अपनी चप्पल ढूंढने लगी। कहाँ चली? महानूर ने इसकी घबराहट को हैरत से देखा। चौधरी साहब आ गए हैं जी। चलूं? वो चप्पल पाँव में अड़सा कर चादर की बुक्कल मारती झील की तरफ गायब हो गई। महानूर ने गेट की तरफ देखा। 3-4 गाड़ियां ड्राइववे पर खड़ी थी और सरदार चाचा समेत कई लोग उधर उधर खड़े नजर आ रहे थे। वो उठकर अंदर तवील हॉलनुमा कमरे में आ गई। इस रात इसने सरदार चाचा को बताया कि इसे बाबे मंगू का मेला देखना है।
اس کی فرمائش سردار چاچا کے لیے حسب معمول باعث حیرت بنی تھی۔ وہ مسکرا کر بولے، بابے منگو کا میلہ تو 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ انہوں نے کہا، چلیں آپ ایک ہی دن کے لیے جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر کے بولی، ویسے تیے ہاکس پے پر بابے منگو کے میلے کے بارے میں سردار چاچا نے اچانک پوچھا۔ وہ بے اختیار کھاری کا نام لینے لگی تھی، مگر پھر اس نے فوراً ہی زبان تلے دبا لی۔ کھاری تو اس میلے کی سیر کے دوران اس کا ارادہ بننے والا تھا، اسی کا نام لے رہے ہیں، کیا معلوم اس کی شامت آ جائے۔ تماشا دیکھنے والی بیبیوں نے بلایا۔ آج اس نے فوراً بات گھڑی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بندر کے تماشے والے بھی وہاں بھی آتے ہیں۔ اوہ، چاچا سردار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا چلو انتظام کر دیتے ہیں تمہارے وہاں جانے کا۔ تھینک یو سو مچ چاچا جی، وہ خوشی کے عالم میں بولی۔ ٹینشن ناٹ، چاچا سردار مسکرائے۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، مہانور نے شرارت سے کہا۔ جیسے کبھی کبھار لگتا ہے کہ تم پڑھی لکھی نہیں ہو، انہوں نے برجستہ جواب دیا۔ اوہ واو، آپ یا اس کے لیے نئی بات تھی۔ مثلاً اب تم بندر کے تماشے والے کے لیے سرگرداں دکھائی دیتی ہو۔ وہ مسکرائے۔ مجھے گاؤں کی ایک عام سی میلے کپڑوں مٹیالے بالوں والی ان پڑھ لڑکی کا خیال آ جاتا ہے، جس کی ماں باپ سے فرمائش ایسی ہی ہوتی ہے۔ مہانور جھیم گئی۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر آپ کو میری فرمائش اچھی نہیں لگی۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے پتر جی، سردار چاچا مسکرائے، بلکہ مجھے لگتا ہے مجھے ماں باپ سے چھوٹی چھوٹی سیدھی سادھی فرمائشیں کرتی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں۔ مہانور مسکرا دی۔ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، میں اس کی رضا میں راضی ہوں، لیکن میرے دل میں بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تمنا رہی ہے، اسی لیے جب تم کسی چیز کی فرمائش کرتی ہو تو دل چاہتا ہے ایک دم پوری کر دوں۔ سردار چاچا کہہ رہے تھے اور وہ کھاری کمبخت کہہ رہا تھا، کیا چودھری صاحب اس فرمائش پر غصے میں آ جائیں گے؟ مہانور نے دل میں سوچا، چلو پھر میں بندوبست کرتا ہوں تمہارے جانے کا، تم اپنی تیاری کرو۔ سردار چاچا نے کہا، میری تیاری؟ وہ چونک کر بولی، میری کیا تیاری ہونا ہے چاچا جی؟ ارے بھائی، تم لوگ آج کل اپنے لوازمات لیے بغیر نہیں نکلتے ہو نا، وہ تمہارے کیمرہ، وہ آئی فون۔ سردار چاچا ہنس رہے تھے، مہانور بھی بے اختیار ہنس دی۔ فکر نہ کریں، میرے پاس ایسے کوئی لوازمات نہیں، ایک سیدھا سادہ موبائل ہے، اس کو حسب مقاصد کے لیے استعمال کر لیتی ہوں۔ ویسے بھی اس قسم کی ٹیکنالوجیز سے میری جان جاتی ہے، اس نے کہا اور اٹھ کر باہر کو چل دی۔ کھاری کو میرے ساتھ کر دیجیے گا چاچا جی، رہنمائی کے لیے۔ جاتے جاتے اسے یاد آیا، ٹھیک ہے۔ چاچا جی ہنس دیے، وہ تو بہت خوش ہوگا، اسے ایسے مشغل میلے بہت پسند ہیں۔ مہانور مسکرا کر باہر نکل گئی۔ میرے ایک ہاتھ میں تمہارے لیے پھول ہوں گے اور دوسرے ہاتھ میں کنگ سائز گفٹ باکس، پھر میں تمہارے گھر کا دروازہ کس طرح کھٹکھٹاؤں گا؟ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہوئے اسے کچھ عرصہ پہلے کہی اپنی بات یاد آئی اور وہ مسکرایا۔ اس کے ساتھ فلیٹ نمبر 209 کا دروازہ تھا۔ اس نے پھولوں کا گلدستہ دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا، دروازے پر لگا کنڈا کھٹکھٹایا۔ اندر جامد خاموشی تھی۔ اس نے ایک نظر کال بیل کے ٹوٹے بٹن پر ڈالی، جسے چھونے پر ایک بار اسے زبردست کرنٹ لگا تھا۔ اسے دوبارہ آزمانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ کون؟ خاموشی ٹوٹی۔ میں، اس نے مختصر جواب دیا اور دروازہ واں ہو گیا۔ میں کا لفظ کھل جا سم ثابت ہوا۔ آج، اس نے اندر داخل ہو کر ہاتھ میں پکڑی دونوں چیزیں میز پر رکھتے ہوئے کہا، شکر ہے آپ نے میری آواز پہچان لی۔ یہاں آتے ہی کتنے لوگ ہیں؟ وہ زنجیر میں لٹکتی اینک ناک پر دھرتے ہوئے بولی، وہ مجھے پہچانے اور شناخت میں وقت دقت ہو۔ ہاں یہ بھی ہے، ساتھ کو سیمی آنٹی کی خشمگین نگاہیں اور کھردرے لہجے سے ہمیشہ سے ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ ان سے مختصر ترین بات کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ کلر پرنٹر؟ سیمی آپی نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنی سلائی کے سامان کے ڈبے پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ کھڑکی کا آخری قبضہ بھی اب ناکارہ ہو گیا ہے، آج گرمی، کل گرمی سمجھو۔ اوہ
वो अभी तक नहीं पहुंचा। साद को अफसोस हुआ। मैं अभी पता करता हूँ। इसने अपना सेल फोन जेब से निकालते हुए कहा। कारपेंटर का नंबर ढूंढते हुए इसने एक नज़र सीमी आपी पर डाली। वो सो रही है या जागी हुई है? इसने मुख्तसर तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए। जागी हुई है, मगर सोने की एक्टिंग कर रही है। वो सुई धागों और मोती में उलझी हुई बोनी। साथ ने गहरा सांस लिया और फिर कारपेंटर से बात करने लगा। इसे खिड़की की सूरत हाल से मुकम्मल आगाह करके जल्द आने का कहा और फिर मज़ीद कोई बात किए बगैर सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ा। तुम इसे समझाते क्यों नहीं कि दुनिया की हकीकी आंखें बंद करके बिस्तर पर पड़े रहने से बदल नहीं जाया करती। सीमी आपी की आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए थे। तुम्हारी बात तो समझती है ना, वो कह रही थी। इसने मुड़कर एक नज़र इनकी तरफ देखा, फिर इसकी नज़र मेज़ पर रखे फूलों और गिफ्ट पैक्स पर पड़ी। वो सीमी आंटी से बचने के चक्कर में दोनों चीज़ें भूल चला था। इसने तेज़ी से मुड़कर दोनों चीज़ें उठाईं और इतनी ही सुरात के साथ कमरे में दाखिल हो गया। तवक्का के ऐन मुताबिक वो बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी। इसके बेड की पुष्ट पर मौजूद खिड़की के शीशों से बाहर दूर तक फैला सब्जा नज़र आ रहा था और इनके साथ लरसते पत्ते भी। इसने बाहर के मंजर से नजरें हटाकर बेड पर पड़े वजूद की तरफ देखा। वो बेड पर हस्ब मामूल सफ़ेद चादर बिछी थी और इसके नीचे धड़ पर भी सफ़ेद चादर पड़ी थी। इसके स्याही माइल बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। इसका कमज़ोर चेहरा जल्दी माइल था और इसके जबड़ों पर रख्सारों की हड्डियाँ पहली दफ़ा की निस्बत ज़्यादा उभरी हुई महसूस हो रही थी। इसकी सेहत पहले से ज़्यादा गिर चुकी थी। साथ ने एक नज़र में अंदाज़ा लगाया। मैं इस अधूरे वजूद के साथ ज़िंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं करना चाहती। मुझे मौत के अवधि अंधेरों से मोहब्बत होने लगी है। साथ को इसकी कही बात याद आ गई। वो इसको बगौर देख रहा था। इसने अचानक बंद आंखें खोलकर साथ की तरफ देखा। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लम्हा भर को जाहिर हुई। मुझे पता चल जाता है कि तुम आए हो, वो कह रही थी। हाँ, वो इसके सामने सोफे पर बैठते हुए बोला। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता चल जाता है, मगर मैं हैरान हूँ कि कैसे पता चल जाता है। बता दूँ कैसे? वो एक बार फिर ज़रा सा मुस्कुराई। हाँ प्लीज़, ज़रूर बताओ, वो नरमी से बोला। तुम्हारी। इसने कोहनियों के सहारे उठने की कोशिश करते हुए कहा। साद ने सुराग से उठकर इसके पीछे तकिए सीधे किए ताकि वो टेक लगा सके। थैंक यू। वो उठकर बैठने में ही इसी जानिब से गई थी। हूँ। साद ने बालों वापस अपनी जगह पर बैठकर इसकी तरफ देखा। अब बताओ, मेरे आने का तुम्हें कैसे पता चल जाता है? तुम्हारी मौजूदगी बहुत स्ट्रांग है, महसूस हो जाती है, चाहे आंखें खुली हों या नहीं। वो इसकी तरफ देखते हुए कह रही थी। अच्छा। साद ने हैरत का इजहार किया। वो कैसे? पता नहीं। इसने सर तकिए से टिकाते हुए कहा। बस तुम ऐसे ही लोगों में शामिल हो जिनकी मौजूदगी खुद ब खुद महसूस हो जाती है। अच्छा। साद ने यूं सर झुकाया जैसे कुछ समझ ना आया हो। मुझे फ़लसफ़ाना बातें समझ में नहीं आती। ये फ़लसफ़ाना नहीं, बहुत सादा और मगर मान सी बातें हैं। वो मुस्कुराई। खैर। साद अपनी जगह से उठा और इसने मेज़ पर रखे फूल उठाए। तुम्हें फूल पसंद है ना? इसने सामने देखा। हाँ, ख़ास तौर से पिंक और येलो। मैं जब इस तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक फ्लावर शॉप से मुझे पिंक और येलो दोनों मिल गए। साद ने डब्बे का रिबन खोला। इत्तफाक से तुम्हें चॉकलेट्स मिल गए। इसने डब्बे की तरफ देखते हुए कहा। डब्बा खोलते साद के हाथ लम्हा भर के लिए रुके। इसने नज़रें उठाकर देखा जिसके चेहरे पर संजीदगी थी। हाँ, इत्तफाक से। इसने नज़र झुकाकर डब्बे का ढक्कन खोला और इसमें से तरतीब से रखे चॉकलेट्स पर नज़र डाली। कैसे हैं? इसने आगे बढ़कर इसकी गोद में रख दिया। वो सब बहुत अच्छा होता है और मुझे खुशी देता है। तुम मेरे लिए जो लाते हो और मेरे लिए करते हो। इसने तरतीब से रखे खुशनुमा चॉकलेट्स की पर उंगली फेरते हुए कहा। क्योंकि तुम करते ही इसलिए हो कि मैं खुश हो जाऊं। साथ खामोश रहा। मगर तुम
ہمیں ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس سوال کا جواب نہ مجھے تم سے اب تک مل سکا ہے، نہ میں خود جان پائی ہوں۔ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے جاننے کی۔ سعد نے پھول اور ڈبہ سائڈ ٹیبل پر رکھے شیشے کے گلاس پر رکھتے ہوئے کہا، ہر بات کی وجہ جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کسی بات سے خوشی ملتی ہے تو کھل کر خوش ہو۔ کیوں کیسے سوالوں میں پڑھ کر اپنی خوشیوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کچھ دیر ہاتھ گود میں رکھے سوچتی رہی، لیکن مجھے یہ بھی تو لگتا ہے کہ تم مجھ پر ترس کھا کر کرتے ہو جیسے تم مجھ پر ترس رحم آ رہا ہو۔ اس نے کہا، کیوں؟ سعد نے اس کی گود میں رکھے چاکلیٹ میں سے ایک اٹھا کر اس کا ریپر کھولتے ہوئے کہا، ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے مجھے تم پر ترس آئے گا، اور کون سا ایسا ظلم ہے جو تم پر ہوتے ہوئے دیکھ کر مجھے رحم آئے گا؟ یہ میری معذوری، یہ میری بے بسی، یہ میری لاچاری اور بیچارگی۔ اس نے اپنی ہاتھ سے پیر پر سے سفید چادر اتارتے ہوئے کہا، خیر یہ تو خواہ مخواہ کی بیچارگی اور خود ترسی ہے جو تم نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے۔ سعد نے چاکلیٹ منہ میں ڈالی اور ریپر ڈسٹ بن کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اور وہ سعد کی طرف دیکھتی رہی۔ بات یہ ہے سارا خان، کچھ دیر بعد سعد نے چادر واپس اس کے پیر پر ڈالتے ہوئے کہا، حادثے بہت سوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو کسی بھی وقت کوئی بھی انہونی ہو جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، اس دنیا کے باسی ہیں، اور حادثے سہانے انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ وہ یک ٹک اس کی طرف دیکھتی سن رہی تھی، مگر ایک انسان دوسرے سے مختلف اور بہتر تب ثابت ہوتا ہے جب وہ خود پر گزرنے والے حادثوں اور سہانوں سے خود کو برتر ثابت کر دے۔ تم نے یہ مشہور بات تو سنی ہوگی۔ سعد نے دیکھا وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ایک شخص نے دنیا میں بھرپور زندگی گزاری، عیش عیاشی آسائش سے لطف اندوز ہوا، جس میدان کو اپنے لیے چنا، جس میں ٹاپ پر چلا گیا، لیکن پھر اس کو ایک ناقابل علاج بیماری نے آن گھیرا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے کبھی خدا سے یہ سوال کیا کہ اس نے تمہیں ہی کیوں اس بیماری میں مبتلا کر دیا؟ تو جانتی ہو اس نے کیا جواب دیا؟ سعد نے سارا کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ جب میں دنیا کی آسائشات سے لطف اٹھایا تھا، اب میں زندگی کا ہر لمحہ عیش میں گزار رہا تھا۔ جب میں اپنے میدان میں کامیابی کے عروج پر پہنچ گیا، اس وقت تو میں نے کبھی خدا سے نہیں پوچھا کہ اس دنیا میں موجود اتنے سارے لوگوں میں سے اس نے مجھے ہی کیوں اتنے کامیابیاں دیں۔ پھر اب یہ سوال اس سے کیسے کروں؟ سعد نے بات ختم کرتے ہوئے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ ابھی متاثر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں کہ جب وہ کسی حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور ڈٹ کر کرتے ہیں کہ دے آر ایگزامٹ۔ سعد نے ایک اور پوائنٹ سے بتایا، یہ باتیں بتاتے مجھے متاثر نہیں کرتی۔ سعد کی طویل بات کے جواب میں سارا نے کہا، یا پھر شاید میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے اپنی گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو شخص وائر نوٹ کا جواب دے رہا تھا، اس کی زندگی آسائشوں میں گزری۔ ان من مرضی کی زندگی، کامیابی کے لفظ، عروج پر پہنچ جانے کی کہانی بھی اسی کی ہے، مگر وہ لڑکی جس نے آنکھ کھولتے ہی سرکس کے ہو کر ہاتھی، شیر، گھوڑے، مداری اور تاروں پر چلتے لڑکے لڑکیاں یا اپنے ارد گرد دیکھیں، اس کو ہوش سے بالتے ہی لمحے لمحے کرتب سوچنے اور سیکھنے پر لگا دیا گیا۔ ایسے کرتب جو دوسروں کو زیادہ تفریح دیتے ہیں، وہ خود ایسی کسی حرکت سے کہاں لطف اندوز ہوتے ہیں یا نہیں، یہ کسی کا سر نہیں، اور لوہے کے تاروں پر چلتے جادو کے کرتب دکھاتے اچانک بند پڑی چلتی ہوئی تنی ہوئی رسیوں پر چلتی، جو شیروں کے درمیان جیتی جاگتی کھڑی رہتی، اور پھر موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتی، کبھی ہاتھ چھوڑ کر اور کبھی بازو پھیلا کر، تو اسے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا ملتا، جس کی خواہشات کا پیدا ہونے سے پہلے ہی گلا گھونٹ دیا گیا ہو۔ وہ جب کسی حادثے کا شکار ہو کر ٹانگیں بازو
तुड़वा कर बिस्तर पर माजूरी लिए पड़ जाए तो क्या इसका दिल ये सवाल नहीं करेगा। इसने सर उठाकर साद की तरफ देखा और ये आई एम एग्जाम इट बात वाली बात तो ये लड़की जब हादसे का शिकार हो जाए और इसकी रोजी रोटी का आसरा इसके बाजू की और टांगों की किरची किरची हो जाए, जिसकी खाने और पहनने का आसरा ख़त्म हो जाए, इसे इस छोटी सी दुनिया से भी निकाल दिया बाहर किया जाए जहाँ इसने अपनी एक उम्र गुजारी हो, महज इसलिए कि अब वो एक मजदूर होकर रह गई है, तो वो किस चीज़ के बलबूते पर मुकाबला करेगी। यह मुकाबला जिसकी जीत जाने पर वो सर उठाकर कह सके, मैं इन सब से लड़ा हूँ। साद गौर से इसकी बात सुनने के बाद बोला, एक बात तो बताओ। फिर वो अपनी जगह से उठा। खुद तरसी एक चीज़ है, इसमें अगर कोई एक दफ़ा मुब्तला हो जाए तो इसका निकलना बहुत मुश्किल है। वो अपनी बात का जवाब सुने बगैर कमरे से बाहर निकलने लगा। ये खुद तरसी नहीं है, हकीकत है। इसे अपने अक़ब से आवाज़ आई, और वो खुदा तरसी है जो तुम्हें यहाँ ले आई है, और तुम इन्हें हेल्प आउट करवाती हो, जो तुमसे मेरे लिए ऐसी बातें करवाती हो जिनको सुनकर मैं तुम्हारे बकौल खुद तरसी में मुब्तला हूँ, इससे बाहर निकल आऊँ और जैसा तुम चाहते हो और जैसे ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर जी सकूं। मगर सच ये है साद कि तुम और तुम्हारे जैसे लोग ऐसी बातें इसलिए कर सकते हैं कि तुम इन हालात से नहीं गुजरे जिनसे मैं गुजरी हूँ। साद ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। इसकी बड़ी बड़ी आंखें भीगी हुई थी। बल्कि कहना आसान होता है साद, करना बहुत मुश्किल। वो इसकी तरफ देखते हुए कह रही थी, फिर भी मेरी राय वही है जो मैंने अब से कुछ दिन पहले दी। साद ने एक बार ये बात बड़े सख्त लहजे में कही, और ये बात याद रखो कि मुझे तुम्हारा ये कहना कि मैं तुम पर तरस खाते हुए यहाँ आता हूँ और तुमसे हमदर्दी जताता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसने संजीदगी से कहा, किसी के पास इतना फालतू वक्त नहीं होता। सारा खान जो हमदर्दी और खुद आतरसी तो एक बड़ी रकम के चेक के ज़रिए चुटकी बजाते में भी की जा सकती है, तो तुम ये सब क्यों करते हो? इस सवाल का भी तो कोई जवाब होगा। इसने अजीब सी कैफियत में ये लफ्ज़ बोले। हाँ, इसका जवाब है, बिल्कुल है। साद ने कदम पीछे ले जाते हुए कहा, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। वो सारा का रद्द अमल देखे बगैर कमरे से बाहर निकल गया। वो बहुत कमज़ोर हो रही है। दूसरे कमरे में आकर इसने सीमी आंटी से कहा, इसकी डाइट बेहतर करने की कोशिश करें। इसने अपने बटुए से कुछ पैसे निकाल कर इनके आगे रखते हुए कहा, सब मौजूद है, दूध, मछली, फल, गोश्त, मक्खन, पनीर, सब वो सब जिससे सेहत बेहतर होती है। उन्होंने मेज़ पर धरे नोटों से नज़रें हटाए बगैर जवाब दिया, मगर खाना ज़बरदस्ती तो किसी के अंदर नहीं ठूंसा जा सकता। साथ ने सर हिलाया। इस सिलसिले में भी कोई तरकीब सोचते हैं। अच्छा। फिर इसने इनके शाने पर हाथ रखकर हल्का सा दबाव डालते हुए कहा, अब मैं चलूँ? कोई मसला हो या कोई ज़रूरत मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर। सीमी आंटी बड़बड़ाई, सुना है इंसानों के रूप में फरिश्तों के वजूद वाली बात गलत है। साथ के जाने के बाद सीमी आंटी ने मेज़ पर धरे नोट समेटते हुए कहा, फरिश्तों और इंसानों की बनावट में बहुत फ़र्क होता है। फिर इन्हें याद आया, फिर ये ख़ास इंसान होंगे, आम इंसानों से ज़रा मुख्तलिफ, ज़रा ऊँचे। वो ये सोचते हुए अपनी जगह से उठी, ज़रा इन्हें बहुत मुख्तलिफ, बहुत ऊँचे। पैसे अलमारी की दराज में रख कर दरवाजे के ताले की चाबी घुमाते हुए उन्होंने अपने दिल में हतमी और आखिरी राय दी।